हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम लेके आ गए हैं इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 ऑफ द केस स्टडीज़ ऑफ चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इस वीडियो के अंदर हम अपनी जितनी भी बाकी बची हुई केस स्टडीज़ हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 की, उन सबको कवर करेंगे। और जैसा कि आपको भी पता होगा और चैप्टर को देख के लग रहा होगा कि इसमें से ज़्यादा केस स्टडीज़ बनती नहीं हैं, इसमें से ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं, और अपनी तरफ से भी मैंने जो थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ बनाई हैं ताकि आपके रिवीजन हो जाए, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट के ऊपर जनरली केस स्टडी है जो मैं लाया हूँ। और जिन्होंने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ साथ प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। और जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमारे चैनल पे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ फॉर 2023 एंड 2024 सेशन वाले बच्चों के लिए पूरी कवर हो चुकी है, ठीक है। और बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है और आप उन चैप्टर्स से भी अपना जो है पढ़ाई कर सकते हैं। और अब क्योंकि हमने सिलेबस ख़त्म कर दिया है, जबकि अभी सिर्फ अगस्त चल रहा है, फिर भी हमने सिलेबस ख़त्म कर दिया है, तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक केस स्टडी की सीरीज़ चलाएं, क्योंकि केस स्टडी में भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो हमने स्टार्ट किया चैप्टर 1 से, जिसका पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, अब है पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 के अंदर पार्ट 2 में अब हमने जितनी भी बची हुई बाकी केस स्टडीज़ हैं, क्योंकि इस चैप्टर से जनरली केस स्टडीज़ ज़्यादा आती नहीं हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जाते हैं, लेकिन जितनी भी और केस स्टडीज़ बची हैं वो सारी मैं आपको इस पार्ट के अंदर कवर करा दूंगा। तो चैप्टर 1 की जो केस स्टडी है वो 2 पार्ट्स के अंदर ख़त्म हो जाएगी, और इसके बाद फिर हम चैप्टर 2 जिससे केस स्टडीज़ ही केस स्टडीज़ आती हैं उसकी केस स्टडी को भी कवर करेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। XYZ Limited is able to achieve its target sales within the time, as employees are happy and there is orderliness and coordination in environment. Discuss the characteristic reflect here. यानी कि इस केस स्टडी में ये बोल रहे हैं XYZ लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने अपना टारगेट अचीव किया टाइम के अंदर। सेल्स का एक टारगेट था, वो उन्होंने अपने टाइम के अंदर अचीव कर लिया। एम्प्लॉयज़ जो हैं अब वो काफ़ी हैप्पी हैं क्योंकि टारगेट अचीव हो चुका है। उनके काम में प्रॉपर ऑर्डरलीनेस था, यानी कि काम सिस्टमैटिकली हुआ, और साथ साथ उनके वर्क एनवायरनमेंट में काफ़ी कोऑर्डिनेशन भी था। तो बताओ यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप सभी जानते हो कि यहाँ पे हमें किसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे होगा, तो इसका आंसर है दैट मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे ना क्या करते हैं, बिजनेस को रटते हैं सिर्फ। तो जब केस स्टडी की बारी आती है तो एक्चुअली में वो पिन पॉइंट लाइंस है ना बुक की, वो उसे पहचान नहीं पाते हैं। अब अगर आप जाओगे एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में तो देखना एक कैरेक्टरिस्टिक होगा मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। उसमें बोला है कि मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, पर हम फील कर सकते हैं। और हम कैसे फील कर सकते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैप्पी हों, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन हो, तो हम फील कर सकते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और वही देखो यहाँ पे पिन पॉइंट लाइन्स बोली हुई हैं, एज एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी देयर इज़ ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन, विच मीन्स सब चीज़ बढ़िया है एंड टारगेट भी अचीव कर लिया टाइम के अंदर। तो इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो अगर एक बच्चे ने बहुत थॉरली बुक को रीड किया होगा ना, और उसने लाइन टू लाइन रीड किया होगा कम से कम 2 या 3 टाइम्स पूरी बिजनेस स्टडीज़ की बुक को, तो वो आराम से पहचान जाएगा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर है कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, और इंटेंजिबल फोर्स वाला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहली केस स्टडी के अंदर। ओके, समझ आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन 2। Dheeraj is working as an operation manager in TCS Limited. Name the managerial level in which he is working. ऐसी केस स्टडी हमने पार्ट 1 में भी कवर की थी, लेकिन वो वो टॉप लेवल की थी। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। यहाँ पे बोला है धीरज है जो एक कंपनी में काम करता है जिसका नाम है TCS लिमिटेड। TCS लिमिटेड नाम की कंपनी में धीरज काम करता है, और इसकी क्या पोजीशन है, जॉब पोजीशन ऑपरेशन मैनेजर। अब आपको ये नहीं पता होगा ना, अगर आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है चैप्टर 1 में वो अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, थॉरली नहीं रीड किया होगा, और ये नहीं देखा होगा कि टॉप लेवल में कौन कौन सी जॉब पोजीशंस आती थी, मिडिल लेवल में कौन कौन सी आती थी, और लोअर लेवल में कौन कौन सी आती थी, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, इस केस स्टडी को नहीं कर पाओगे। अब इन्होंने पूछा है उसका मैनेजरियल लेवल बताओ जहाँ पे वो काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में साफ सीधा बोला गया है कि वो क्या है, एक ऑपरेशन मैनेजर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर शायद ये लोअर लेवल पे काम कर रहा होगा या सुपरवाइजरी लेवल पे काम कर रहा होगा।
सो इट इज़ द एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। ये बिल्कुल गलत आंसर है। अब ऐसा क्यों सर? ऑपरेशन आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल का होगा। ऑपरेशन मैनेजर आप अपनी बुक को खोल के देखो, मिडिल लेवल के अंदर होते हैं। यानी कि जो जॉब पोजीशन है ऑपरेशन मैनेजर की, ये मिडिल लेवल के अंदर पाई जाती है। तो विच मीन्स कि धीरज जो है वो ना ही टॉप लेवल पे काम कर रहा है ना ही लोअर लेवल पे, वो कौन से लेवल पे काम कर रहा है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड केस स्टडी ध्यान रखना। और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो जो जॉब पोजीशंस हैं उनको भी याद करो, जिससे आपको अगर ऐसी कोई केस स्टडी आ गई तो आप इजीली पहचान जाओ। Question third. Through this process, a manager synchronizes the activities of different departments, identify and explain the component represent here. बहुत ही ईजी है, आप सब लोग शायद जान ही चुके होंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक मैनेजर सिंक्रोनाइज यानी कि सबको जोड़ के रखता है, सारी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। बताओ कौन सा ये कॉम्पोनेंट है और एक्सप्लेन करो। तो ऐसा कौन सा कॉम्पोनेंट आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है जिसका मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को एक साथ जोड़ के रखता है? ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन। ये आप सबको पता ही होगा और बहुत ही इजी था। और कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन कर देना, दैट कोऑर्डिनेशन इज़ अ फोर्स विच सिंक्रोनाइजेज डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सी कई डेफिनेशन बुक के अंदर हैं, तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो ईजिली एक्सप्लेन भी कर देंगे। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। इफ़ अ डिसेबल पर्सन कम्स इनटू अ कंपनी फॉर हायरिंग बट द एचआर मैनेजर शो डिसअप्रूवल टू हिम इंस्टेंटली, विच ऑब्जेक्टिव इज़ वायलेटेड हेयर। अब ये देखो, ये केस स्टडी आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है। और ये किसके ऊपर है? ये ऑब्जेक्टिव के टॉपिक पे ऊपर है। तो यहाँ पे बोला क्या है कि एक डिसेबल पर्सन जो है वो एक कंपनी में आया, किसके लिए? जॉब के लिए, हायरिंग के लिए। पर जो एचआर मैनेजर था उसने उसकी डिसेबिलिटी को देख के सीधा क्या शो कर दिया? डिसअप्रूवल शो कर दिया। और इंस्टेंटली उसे बोला कि जाओ, आप निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी ने अपना वायलेट किया, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कंपनी यहाँ पे फुलफ़िल नहीं कर रही है? तो आपने 3 ही ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल तो ये होगा नहीं, पर्सनल यहाँ पे किसी एम्प्लॉय की बात ही नहीं की, और सोशल ये होगा। यानी कि इसका आंसर है दैट सोशल ऑब्जेक्टिव को वायलेट किया यहाँ कंपनी ने, क्योंकि कंपनी ने एक डिसेबल पर्सन को उसका कुछ बिना कुछ इंटरव्यू ले उसको उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बेस पे उसे क्या कर दिया? सीधा फायर कर दिया, यानी कि सीधा उसे निकाल दिया, ना उसे इंटरव्यू देने दिया ना कुछ देने दिया, और उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए, विच मीन्स उन्होंने यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी पूरा नहीं किया। तो यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव को वायलेट किया गया कंपनी द्वारा। फिफ्थ केस स्टडी, देयर इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑन विच बेसिस वी हैव टू गिव आंसर। अब यहाँ पे मैंने एक नए टाइप का क्वेश्चन भी बनाया है जिसमें एक आपको पिक्चर दिखाई जाएगी जो मैंने खुद से ही क्रिएट की है, ठीक है, और आपको उसके बेस पे केस स्टडी के आंसर देने हैं। अब देखो, जो भी यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हो या दो भी बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं, देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इन केस स्टडीज़ को बनाने में। अगस्त में ही मैंने आपका सारा टॉपिक ख़त्म कर दिया, जबकि आपके बोर्ड्स के पेपर 2024 मार्च में होंगे। तो प्लीज़ यार, इस हार्डवर्क के लिए एक लाइक बनता है, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, या यार अपने सारे दोस्तों को बताओ कि यार इस चैनल पे बिज़नेस स्टडीज़ से रिलेटेड सारा कंटेंट आ रहा है, ठीक है। और साथ साथ एक और चीज़ कि ये जो यार क्वेश्चंस हैं, इनसे मेरा मोटिव आपको ये नहीं है कि हाँ मैंने बोल दिया कि पक्का यहीं से फंसेगा, जैसे बहुत से अलग ट्यूटर्स जो हैं वो ये बनाते हैं ना वीडियो कि पक्का यहीं से फंसेगा। मैं कह ही नहीं रहा यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, लेकिन ये आपकी रिवीजन, आपको टॉपिक्स रिमाइंड करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली, क्योंकि केस स्टडीज़ ना काफ़ी प्रैक्टिकल होती हैं, उसमें आपको रटना नहीं होता। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ आता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उस केस स्टडी का आंसर जान लोगे। तो यहाँ से ना बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पता चलती है। तो जितनी ज़्यादा वो केस स्टडी सॉल्व करेगा उसको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगी। समझ रहे हो? तो इसलिए ये आप एक प्रोसेस की तरह समझो। हालांकि ये केस स्टडी बहुत बार पेपर में आई है, ठीक है, ये वाली केस स्टडी काफ़ी बार आ जाती है, ऐसी केस स्टडीज़ आ जाती है 1 और 2 मार्कर में। तो मैं नहीं, ना ही ये कह रहा हूँ कि ये केस स्टडी आ ही नहीं सकती, और ना ये कह रहा हूँ कि 100% आएंगे। आप बस इसे एज अ प्रैक्टिस लो। आप सिर्फ फ्रूटफुल जो आप रिज़ल्ट है उसकी परवाह मत करो, जैसे बोलते हैं ना, कर्म करो, रिज़ल्ट की चिंता मत करो। आप अभी प्रैक्टिस करते जाओ। आप पेपर में खुद देखोगे कि ब्रेड एंड बटर की तरह आप केस स्टडी को सॉल्व कर पा रहे होगे, ठीक है। तो अभी ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखेगी आपको, उसके बेस पे आपको आंसर बताना है।
ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू किया। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे एक मैनेजर है और एक एम्प्लॉय है रमेश। अब रमेश कह रहा है सर वी अचीव द टारगेट एट अ हायर कॉस्ट विद इन टाइम, यानी कि रमेश कह रहा है कि सर हमने टारगेट अचीव कर लिया पर एक हायर कॉस्ट पे, लेकिन टाइम के अंदर कर लिया। वहीं एक दूसरा एम्प्लॉय है श्याम, जो अपने मैनेजर से कह रहा है सर वी यूजेस द रिसोर्सेज इन अ बेटर वे बट नॉट अचीव द गोल। ये कह रहा है कि हमने सर रिसोर्सेज को तो ऑप्टिमम तरीके से यूज़ किया लेकिन हम गोल अचीव नहीं कर पाए। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि टेल इन अबाउट प्रेजेंटेशन हु इज़ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बोथ, यानी कि इसमें पूछा है कि दोनों पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप बताओ कि कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों है। तो इसका आंसर होगा कि कोई भी नहीं, यानी कि ना ही रमेश एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव है ना ही श्याम एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव है। क्योंकि रमेश इफ़ेक्टिव था क्योंकि इसने काम पे टाइम पे काम तो पूरा कर लिया था लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लग गई थी, तो इसलिए रमेश सिर्फ क्या हुआ, इफ़ेक्टिव हुआ, एफिशिएंट नहीं हुआ। और श्याम ने रिसोर्सेज का यूज़ तो बहुत अच्छे से किया, विच मीन्स ये एफिशिएंट तो हुआ पर इफेक्टिव नहीं हुआ, विच मीन्स काम ही पूरा नहीं किया तो क्या फ़ायदा। तो विच मीन्स कि आप ये लिख सकते हो आंसर दैट both Ramesh and Shyam are not efficient and effective both in their work। ओके, सो एक नई टाइप की केस स्टडी आप समझ पा रहे होगे। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। अब ये वाली केस स्टडी काफ़ी बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ऐसी केस स्टडी अगर आती हैं चैप्टर 1 से, वैसे चांसेस हैं नहीं ज़्यादा, लेकिन आती हैं तो ऐसी केस स्टडी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। मिस्टर तनवीर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द टास्क टू द वर्कर्स एंड रिप्रेजेंट देयर, अब देखो देयर पे यहाँ पे मैंने मिस कर दिया था ये वर्ड, तो रिप्रेजेंट देयर ग्रीवेंसेस टू मिस्टर दीपक। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच तनवीर इज़ वर्किंग एज वेल एज मिस्टर दीपक। यानी कि आपको बोला है कि यहाँ पे बोला है मिस्टर तनवीर जो है वो किसको टास्क देते हैं, वर्कर्स को टास्क देते हैं। ठीक है। और मिस्टर तनवीर वर्कर्स की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको कहाँ तक पहुँचाते हैं, मिस्टर दीपक तक, जो मिस्टर तनवीर के क्या हैं, सुपीरियर हैं। आप ये बताओ कि मिस्टर तनवीर और मिस्टर दीपक कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ना लेवल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक अगर याद होगा तो आपने 3 लेवल पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल का सारे फंक्शंस क्या होते हैं, वर्कर्स से रिलेटेड, विच मीन्स वर्कर के काम से लेकर उसको संभालने तक का जो जिम्मा होता है वो किसके कंधों पे होता है, लोअर लेवल के। तो अब आप देखो यहाँ पे बोला है कि मिस्टर तनवीर जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे टास्क देने के लिए, किसको, वर्कर्स को। तो मैं बोल सकता हूँ कि मिस्टर तनवीर कौन से लेवल के थे, लोअर लेवल के, क्योंकि वो वर्कर्स के साथ और उनकी ग्रीवेंसेस को कहाँ पहुँचा रहे थे, अपने सुपीरियर तक। तो जब मिस्टर तनवीर लोअर लेवल पे काम करते होंगे और उनके सुपीरियर मिस्टर दीपक तो कौन से लेवल पे काम करते होंगे, ऑफ कोर्स मिडल लेवल पे। तो विच मीन्स कि लोअर लेवल पे काम करते हैं मिस्टर तनवीर और मिडल लेवल पे काम करते हैं मिस्टर दीपक। समझ आई कि स्टडी। एक और बार आप समझ लो कि जो मिस्टर तनवीर है उन वो टास्क देते थे वर्कर्स को और साथ ही साथ उनकी जो कंप्लेंट्स थी, वर्कर्स की जो कंप्लेंट्स थी ना, उन्हें अपने सुपीरियर यानी कि यहाँ तक पहुँचाते थे, मिस्टर दीपक तक। अब क्योंकि तनवीर किससे रिलेटेड काम करते थे, वर्कर्स से, इसलिए वो लोअर लेवल पे काम करने वाले आप कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्स हैं। क्योंकि हमें यही अंदाज़ा लग पा रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है वर्कर्स की ग्रीवेंसेस और वर्कर्स के जो टास्क हैं उन पे वो नज़र रखते थे, तो इसलिए लोअर लेवल के हुए। और क्योंकि उनके सुपीरियर कौन थे, मिस्टर दीपक, तो उसको इन्फॉर्म करने का काम करते थे वो। तो मिस्टर दीपक कहाँ पे काम करेंगे, मिडल लेवल पे। समझ आया। इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ध्यान रखना है, ऐसी केस स्टडी आ सकती है। क्वेश्चन 7, success of a manager depends on the manner in which he practices the conceptual knowledge of management in combination with his own skills। What nature is indicated here। आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जिसमें हमने मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन भी देखा था, एज अ साइंस भी देखा था और एज अ आर्ट भी देखा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो कौन सा एस्पेक्ट आपको लग रहा है इंक्लूड हुआ है नेचर का। फिर से पढ़ लेते हैं। सक्सेस ऑफ अ मैनेजर, यानी कि एक मैनेजर की सक्सेस डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से प्रैक्टिस करता है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की, मैनेजमेंट की, और किस तरीके से अपनी स्किल्स, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, कुछ याद आया होगा, किस तरीके से अपनी स्किल्स को यूज़ करता है उन प्रिंसिपल्स में। तो समझ आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यानी कि आर्ट, मैनेजमेंट को एक आर्ट के नेचर में यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। क्योंकि आपने देखा था आर्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला क्या था
कि ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज थी। दूसरा क्या था, दूसरा पर्सनलाइज एप्लीकेशन, कि किसी भी आर्ट को या किसी भी स्किल में हम अपनी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या था, तीसरा था कि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये शब्द भी आ गया, प्रैक्टिस शब्द भी आ गया, और साथ साथ ओन स्किल्स यानी कि अपनी स्किल्स का यूज़ करना, विच मीन्स पर्सनल एप्लीकेशन भी आ गया और प्रैक्टिस भी आ गया। तो कौन से नेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्ट नेचर की। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये जो है पूरी केस स्टडी आपको समझ आ गई होंगी। ये लास्ट 7 केस स्टडी थी। पिछली वीडियो के अंदर पार्ट 1 में हमने 4 केस स्टडी कवर की थी, इसमें 7, तो टोटल 11 केस स्टडी मैंने आपको कराई हैं चैप्टर 1 के अंदर। और इसी के साथ चैप्टर 1 की जो टोटल केस स्टडीज़ हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। होप करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ साथ अपने दोस्तों को बताओ यार जाके कि देखो ऐसा भी चैनल है जो पर्टिकुलरली बिजनेस स्टडीज़ पे इतना फोकस करा रहा है। और अगर आपको कोई डाउट है तो मैं प्लीज़ आपको बता दूं कि मेरे भी बिजनेस स्टडीज़ में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, तो आप शायद एक सही पर्सन से गाइडेंस ले रहे हो। ओके बाय।